नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में एसआईआर मामले पर सोमवार यानी 8 सितंबर को परसों सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर करवाने का फैसला ले लिया है। 10 सितंबर को यानी 8 के 2 दिन बाद 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग ने एक बड़ी सी बैठक बुला ली है तमाम राज्यों के अपने निर्वाचन अधिकारियों की, और इसमें तमाम अधिकारी जो हैं उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और चुनाव आयोग ने एसआईआर में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी सुझाव मांगा है। बताया जा रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली एसआईआर की तारीख और डेटा डिजिटाइजेशन की स्थिति समेत तमाम कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। एक देश एक चुनाव के बाद अब यह नया शिगुफा दिख रहा है दोस्तों कि एक देश एक एसआईआर। वैसे एक साथ एसआईआर हो पाएगा या नहीं, इसका कितना फायदा मिलेगा, इसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, कहां से आएंगे, इन सब पर भी चुनाव आयोग शायद विचार करेगा ही। लेकिन ये सारे सवाल तो बाद के हैं। अभी का सवाल तो यह है कि इस समय ऐसी किसी कवायद की क्या जरूरत है। पहले तो आप देश में जनगणना करवा लीजिए, उसके बाद एसआईआर करवाते रहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में एक राज्य की एसआईआर पर मामला चल रहा है और उधर पश्चिम बंगाल से भी खबर है कि वहां बड़ी संख्या में नाम काटने की तैयारी है, जिस तरह से पहले बांग्लादेशी और फिर बांग्ला भाषी होने का विवाद उठाया गया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा और अब बंगाल फाइल्स फिल्म रिलीज हुई, इनसे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव को किस तरह मोड़ना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी वहां पहले से सतर्क हैं। तभी तो विधानसभा, 4 दिनों की विधानसभा के स्पेशल जो सत्र उन्होंने बुलाया, उस विधानसभा सत्र में ही उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। जिस तरह संसद में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे, अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी वही हुआ। ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी। जरा इस बाइट को आप सुन चुके हैं, कल ही सुने थे, परसों सुन लीजिए जरा एक बार फिर। तो साफ साफ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं यहां विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। इधर बिहार में भी बीजेपी और नीतीश कुमार को घेरने का कोई मौका तेजस्वी यादव नहीं छोड़ रहे हैं। आज फिर तेजस्वी यादव ने लोगों से पूछा कि ओरिजिनल सीएम चाहिए आपको या डुप्लीकेट सीएम। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को, पहले भी सुन चुके हैं लेकिन एक बार फिर उन्होंने पूछा, सुनिए। बोलो, सबसे पहले नौकरी की बात कौन किया? पेंशन की बात किसने की बढ़ाने की? फ्री में बिजली देने की किसने बात की? माई बहन मान योजना की बात किसने की? डोमिसाइल की बात किसने की? युवा आयोग की बात किसने की? जो तेजस्वी कह रहा है वही सरकार नकल करके कैबिनेट में ला करके कर देगी। अब आप तय कीजिए, नकलची सरकार चाहिए आपको, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए, ये तय करना। जो हम बोल रहे हैं वही सरकार कर रही है। अब हम बोले कि और कुछ बोले तो वो झूठो कर दे, लेकिन ये सरकार करेगा चुनाव तक और तेजस्वी करेगा तो पूरे 5 साल के लिए करेगा। तो यहां ये भरोसा दिला रहे हैं कि तेजस्वी अगर कुछ भी करेगा तो पूरे 5 साल के लिए, ये तो चुनाव के लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी की नकल कर सरकार चला रहे हैं और ये बात अगर जनता ने गांठ बांध ली तो फिर बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। जैसे लोकसभा चुनावों में संविधान बदलने की बात लोगों को समझ आ गई थी तो बीजेपी को बहुमत पर आने से रोक दिया गया था। अब वही माहौल बिहार में बन रहा है दोस्तों। इधर उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर चर्चा न करें तो शायद यह चर्चा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आज से तीसरे दिन यानी 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में भी महज 3 दिन शेष रह गए हैं और बीजेपी समझ चुकी है कि केवल संख्या बल होने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए एनडीए सांसदों को एकजुट रखने की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी को डर है कि कहीं अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग हो गई तो फिर वी सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उनका दावा कहीं सच ना हो जाए कि उनकी ही जीत होगी 100% तय है। दरअसल कल पटना में बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि मुझे 100% विश्वास है कि मैं ये चुनाव जीत रहा हूं। जरा सुन लीजिए रेड्डी साहब को। I said I'm 100% sure of winning this election. Are you satisfied or anything else to say? Yes, I'm winning this election. What is your एक सवाल का जवाब और कह रहे हैं कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। जो सवाल आपने पूछा उस हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूं कि मैं श्योर हूं, विश्वास है मुझे कि मैं 100% इस चुनाव को जीत रहा हूं। आज जेपी नड्डा के घर एनडीए सांसदों का डिनर था दोस्तों। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो जेपी नड्डा के घर डिनर होना था, लेकिन कहा यह गया कि पंजाब में बाढ़ है, इस कारण इस डिनर को हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इससे पहले तो इस तरह बीजेपी के कई सारे कार्यक्रम नहीं रद्द हुए। यहां तक कि कोरोना काल में, कोरोना की त्रासदी में भी बीजेपी को जहां जश्न मनाना था उसने मनाया। वहां भी 2 मीटर की दूरी वाला मामला नहीं बना था। फिर अभी बाढ़ के हवाले से डिनर रद्द किया गया है। तो क्या असली कारण छिपाया गया है? क्या सचमुच सारे सांसद एकजुट हैं एनडीए के? क्या बीजेपी को डर है कि 9 तारीख को जो फूट दिख सकती है वो कहीं आज ही न दिख जाए? वैसे एक डिनर 8 तारीख को भी मोदी जी ने रखा है, यानी परसों। और अगर नड्डा का डिनर बाढ़ के हवाले से रद्द किया गया है तो क्या मोदी का डिनर भी रद्द होगा? खैर जो भी हो, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि अपने साथी सांसदों को बीजेपी कैसे संभालती है और क्या वी सुदर्शन रेड्डी जो कह रहे हैं वो सच में सही साबित होने जा रहा है कि विपक्ष का उम्मीदवार 100% जीत रहा है। वैसे मोदी खुद ही अपने साथियों और समर्थकों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी ट्रंप से दूरी और चीन से नजदीकी का माहौल बनाया जा रहा था ताकि मोदी की मजबूत छवि दिखाई जाए। अभी आपने देखा 7 साल बाद नरेंद्र मोदी चले गए थे चीन, जिस चीन को लाल लाल आंख दिखाते थे, ना कोई घुसा है ना घुसेगा, लेकिन पोल सामने आ गई थी कि डोकलाम में क्या हुआ था। तो इसके बाद बात यह हुई कि अब कुछ दिनों पहले, 2 महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर हो गया। भारत और पाकिस्तान दोनों देश आपस में खूब लड़े 4 दिन तक। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से सीज फायर का ऐलान कर दिया, ऐलान हो गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान किया कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करो। भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया। इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो परम मित्र हैं अदानी अंबानी, उनको फायदा दिलाना है। उनको फायदा इसलिए दिलाना है क्योंकि बाजार से $7 प्रति बैरल सस्ते में मिल रहा है इनको, यानी ठीक ठाक मुनाफा है। अंबानी साहब का मुनाफा तो इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि मैं गिन नहीं पा रहा था, आप भी नहीं गिन पाएंगे, इसलिए छोड़ देते हैं उसको, लेकिन मुनाफा बहुत बढ़ गया। अब उस कारण नरेंद्र मोदी रूस से तेल तो खरीद रहे हैं, लेकिन देश के ऊपर 50% टैरिफ जो है वो उन्होंने ठुकवा दिया। अब दोस्ती जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप परम मित्र होते थे, वो परम मित्र जो हैं वो दूर हो गए 50% का टैरिफ लगाकर। लेकिन ये जब चल रहा है, इसी बीच जब रूस से बातें होने लगी, रूस, चीन और भारत एक साथ एक मंच पे दिखाई दिया, तो ट्रंप साहब ने कहा कि हमने रूस और भारत के ने चीन के एक गलत देश के पल्ले पड़ गया है, यानी गलत देश के खेमे में रूस और भारत चले गए हैं। लेकिन आज एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने मोदी की थोड़ी तारीफ कर दी। मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त और महान नेता, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बता दिया, जिसका जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत एक ट्वीट कर दिया और कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका, यानी मोदी जी, और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर
मोदी ने ट्रंप और अमेरिका से नजदीकी की बात की, जिससे उलझन खड़ी हो गई है कि मोदी आखिर सच में किसके साथ खड़े हैं और किसके खिलाफ खड़े हैं। अभी अभी उनके चाहने वाले कई सारे, आज तो ट्विटर पे भी तमाम लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, सोशल मीडिया पे कंफ्यूज्ड हैं कि अभी उधर लाल आंख से अभी अपनी नॉर्मल आंख में आए ही थे चीन के साथ, कि अभी फिर से उधर चले गए। ये गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता होगा, हम कैसे करें, क्योंकि चाहने वाले इतनी जल्दी अपना रंग नहीं बदल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मोदी की इस अजीबोगरीब कूटनीति और रणनीति में कैसे फंस गई है भाजपा, इसी पे चर्चा कर लें क्या? चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन एसआईआर भी है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, इन सब की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, चलिए फटाफट हमारे तमाम